In the third stanza, he says, "A happy, happy boughs that cannot shed your leaves, nor ever bid the spring adieu." Adieu is a French word which means to say goodbye for a long time. तो कहते हैं कि ये जो दरख्तों की टहनियाँ हैं, इनकी पत्ती कभी भी नहीं झड़ सकती, और इनसे ये जो स्प्रिंग या बहार का मौसम है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा. And happy melodist, unwearied, forever piping songs forever new. हैप्पी मेलोडिस, ये हमने फर्स्ट सीन में पढ़ा था कि बीनीथ द ट्री, वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है और वो कभी भी नहीं थकेगा और वो इसी तरह जो है वो नए गाने गाता रहेगा. मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव. और ये जो प्यार है या ये मोहब्बत है, ये हमेशा बढ़ती रहेगी. अब अगर आप ये पहली 5 लाइनें देखें तो उसमें उसने 6 टाइम्स जो है वो हैप्पी हैप्पी का वर्ड यूज़ किया है. सो ये टोन है, इसमें काफ़ी एक्साइटमेंट है. Forever warm and still to be enjoyed, forever panting and forever young. तो ये जो लाइन्स है, इसमें उसकी इमेजिनरी वर्ल्ड की बात हो रही है जिसमें देयर इज़ लव इन द एयर और हर कोई जो है वो खुश है. और उस पर जो इलस्ट्रेशंस बनी हुई हैं या जो फिगर्स बनी हुई हैं अर्न के ऊपर, दे विल बी फॉर एवर यंग. क्यों? क्योंकि इट्स अ पीस ऑफ आर्ट एंड आर्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाई टाइम. सो इसके ऊपर जो भी बना हुआ है, जो भी जिस तरह से सीन या फिगर्स बनी हुई हैं, उन पे कोई असर नहीं होगा, बिकॉज आर्ट इज़ इमॉर्टल. अब यहाँ तक तो काफ़ी एक्साइटमेंट है उस टोन में, बट यहाँ पे देर इज शिफ्ट इन द टोन ऑफ द पोएम एंड ही सेज, all breathing human passion far above that leaves a heart high sorrowful and cloud, a burning forehead and a parching tongue. अब यहाँ पे वो इस इमेजिनरी वर्ड से इस रियल वर्ड में आ गई है और कहते हैं कि इंसान की जो पैशंस हैं, इंसान की जो ख्वाहिशात हैं, वो लामतनाही हैं, वो कभी भी ख़त्म ना होने वाली हैं. तो ज़रूरी नहीं कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी भी हों. एंड दैट लीव्स अ हार्ट हाई सोलफुल. और इसकी वजह से क्या होता है, उदासी हैं, इंसान गमगीन हो जाता है. अ बर्निंग फोरहेड यानी तपता हुआ सर या फीवर की तरफ वो इशारा कर रहा है. एंड अ पार्चिंग टंग, और प्यास लगी हुई या गला जो है वो सूख गया है. एंड दैट रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ इलनेस. और इसमें हम एक, अगर आपने ऑटो नाइटिंगेल पढ़ी है तो उसमें भी कीट्स ने अपना एक पर्सनल टच दिया कि क्योंकि वो भी ट्यूबरक्लोसिस से उनकी डेथ हुई थी और उस बीमारी की वजह से उन्हें बहुत सफ़र करना पड़ा. सो उसमें भी एक वो सफरिंग्स या ह्यूमन मिजरीज का जिक्र है. और यहाँ पे भी अगेन देर इज़ मेलंकली इन दिस लास्ट 3 लाइन्स कि इसमें ह्यूमन सफरिंग है रियल वर्ल्ड में, देयर आर मिजरीज और काफ़ी सारी जो हैं वो प्रॉब्लम्स हैं. सो इसमें आप थीम में ये लिख सकते हैं कि देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द इमेजिनरी वर्ल्ड एंड द रियल वर्ल्ड. अब स्टेंजा 4 में उस एक और सीन की बात कर रहे हैं जो कि अर्न के ऊपर बना हुआ है. एंड ही सेज, हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, टू व्हाट ग्रीन ऑल्टर ओ मिस्टीरियस प्राइस leads thou that heifer lowing at the skies, and all her silken flanks with garlands dressed. अब यहाँ पे these suggests कि कुछ ज़्यादा सारे लोग हैं who are coming to the sacrifice, जो किसी चीज़ की कुर्बानी करने आ रहे हैं. टू what green altar, किसी कुर्बानगाह की तरफ आ रहे हैं. और who is leading them a mysterious priest, आप इसे चर्चमैन कह सकते हैं, और द मैन हु परफॉर्म्स रिलीजियस रिचुअल्स. तो वो जो प्राइस्ट है वो क्या कर रहे हैं, लीड्स द दैट हाइफर, वो एक यंग काव को जो है वो लेके जा रहा है उस आर्टर की तरफ, कुर्बानगाह की तरफ लेके जा रहा है. और वो जो गाय है वो आसमान की तरफ देख रही है. एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ड्रेस्ड, और उसकी जो बॉडी है वो फूलों के हार से जो है वो सजी हुई है. वट लिटिल टाउन बाई रिवर और सी शोर और माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल साइटेडल. अब वो जो लोग आ रहे हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं. मे बी वो उस छोटे से कस्बे से या छोटे से गाँव से आ रहे हैं जो कि किसी दरिया के किनारे वाक़ है, या फिर किसी पहाड़ पे जो है वो गांव या छोटा सा कस्बा है जिसके करीब क्या है, एक कला है या कोई कासल जो है वो बिल्ड हुआ है. इस एम्प्टीड ऑफ दिस फॉल दिस पायस मॉर्न. अब वो कहते हैं कि इस हॉली मॉर्निंग में वो गांव खाली हो चुका है लोगों से. एंड लिटिल टाउन दाई स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर will silent be, and not a soul to tell why thou art desolate can ever return. और कहते हैं कि ये छोटा सा गांव है
इसकी गलियां जो है वो हमेशा इसी तरह खाली और सुनसान रहेंगी और कोई भी ये बताने वाला नहीं होगा कि ये खाली क्यों है। सो अगेन इसमें वही बात है कि आर्ट इज़ फ्रोजन इन टाइम, और वो जो लोग उस सीन में बने हुए हैं वो भी दे आर ऑल्सो फ्रोजन इन टाइम। तो वो दोबारा जो है उस गांव में जाके किसी को नहीं बता सकते कि ये जो गांव है वो खाली क्यों हो चुका है। लास्ट stanza में द पोइट सेज, ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड with breed of marble men and maidens overwrought। अब उसने ओ एटिक शेप कहा है, इसमें लिटरेरी डिवाइस है एपोस्ट्रोफी, जिसमें अगर आप किसी चीज़ को डायरेक्टली एड्रेस करते हैं तो उस लिटरेरी डिवाइस को हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। अब एटिक उसने यहाँ पे कैपिटल वर्ड यूज़ किया विच सजेस्ट कि ये एक प्रॉपर नाउन है, और एटिक निकला है एटिका से या एथेंस कह लें, जो कि ग्रीस का जो है वो एक शहर है। तो गालबन ये जो ग्रीशियन अर्न है इसको उस शहर में बनाया गया था, तो जिसकी वजह से पोइट जो है उसे एड्रेस कर रहा है एज ए ओ एटिक शेप। और वो कहता है कि तुम्हारे ऊपर क्या बने हुए हैं, मैन एंड वुमेन विद मार्बल। अब यहाँ पे अगर आप देखें, पहले स्पीकर जो है या जब पोइट है वो उस इमेजिनरी वर्ल्ड में चला गया था, ही हिमसेल्फ बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट सीन, और वो उस सीन को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा था, बट नाउ ही इज़ वॉचिंग इट एज एन ऑब्जर्वर। तो कहते हैं कि अब उसको उसी शेप में आ गया कि तुम एक पत्थर से जो है वो बने हुए, तुम्हारे ऊपर जो फिगर्स या इलस्ट्रेशंस बनी हुई हैं वो उस पत्थर या मार्बल से बनी हुई हैं, विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रोडन वीड। और वो तुम्हारे ऊपर क्या है, वो दरख्तों की जो है वो ब्रांचेस हैं और पाँव तले रूंधी हुई घास है। Thou silent form dost tease us out of thought as doth eternity called pastoral। और वो कहते हैं कि ये तुम बिल्कुल खामोश हो, ये चीज़ हमें तंग करती है कि तुम बिल्कुल इमॉर्टल हो, तुम पे वक्त का कोई असर नहीं होगा। और कॉल्ड पेस्टोरल क्यों कहा है कि तुम जो है या जो अर्न है वो हमें अपनी कहानी बोल के बयान नहीं कर सकता, सो ही इज साइलेंट, दैट्स वाई ही इज कॉल्ड हिम कोल्ड पेस्टोरल। व्हेन ऑल एज शेल दिस जनरेशन वेस्ट thou shalt remain। और कहते हैं कि ये जो जनरेशन है या जिस जनरेशन में पोइट जो है वो लिख रहा था पोइम, वो कहते हैं कि जब ये जनरेशन या ये नस्ल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी और मर जाएगी, तो तुम बाकी रहोगे। इन मिड्स ऑफ अदर वॉर देन आर्स आ फ्रेंड टू मैन टू हुम दो सेस्ट। तो कहते हैं कि जब वो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो मुख्तलिफ परेशानियों में होगी तो तुम क्या होगे, आ फ्रेंड टू मैन, तुम इंसान की जो है वो एक दोस्त होगे और उसे क्या बताओगे, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल ही नो ऑन अर्थ एंड ऑल ही नीड टू नो। खूबसूरती सच्चाई है और सच्चाई खूबसूरती है, ये वो सब है जो तुम ज़मीन पर जानते हो और यही सब तुम्हें जानने की ज़रूरत है। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल पोइम विद अ ब्यूटीफुल फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन, जिसमें पोइट जो है वो पहले उसी वर्ड का पार्ट बन जाता है एंड देन ही रिटर्न्स बैक और उसको एज ए ऑब्जर्वर जो है वो देखता है और फिर उसके बारे में बयान करता है। और इसमें अगर आप इसकी थीम्स की बात करें तो यू कैन राइट अबाउट कंपैरिजन बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड द इमेजिनरी वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में क्या है, देयर आर ह्यूमन सफरिंग्स, मिजरीज एंड प्रॉब्लम्स, जबकि इमेजिनरी वर्ल्ड में देयर इज़ लव एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। देन यू कैन राइट अबाउट मॉर्टेलिटी ऑफ ह्यूमंस, के इंसान जो हैं वो फना हो जाने वाले हैं, जबकि आर्ट जो है वो इमॉर्टल है, इमॉर्टेलिटी ऑफ आर्ट, दैट आर्ट सर्वाइव्स द टेस्ट ऑफ टाइम, और इस पे जो है वो वक्त का कोई असर नहीं होता। सो मैन इज़ मॉर्टल बट आर्ट इज़ इमॉर्टल। So it was all about this poem, and if you have any questions, do let me know in the comment section. And if you find this video helpful, don't forget to give it a huge thumbs up and subscribe to this channel. Thank you very much.